स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प ही विकल्प में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। जीएस की इस क्लास के अंतर्गत में हम लोग संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनकी पूर्ण संभावना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 398, 390, 395 और 401। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 395। ध्यान देने वाली बात आपको बता दें कि कभी भी इस टाइप के सवाल जो आते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछेंगे इसमें से कि आप बताइए वर्तमान समय में अभी कितने हैं। तो आप बताइएगा वर्तमान में भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन ABCD का जो भाग मिला करके वो 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के साथ में। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 2 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, पहले इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल जब संविधान की बात होगी तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात निकल के आएगी तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वो बाद में जुड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? आपको बता दें नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक एकल नागरिकता होती है, एक दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि USA जो है वो दोहरी नागरिकता, यानी कि केंद्र के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता व्यक्तियों को ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, और भारत में केवल एक राज्य ऐसा था जहाँ पर दोहरी नागरिकता थी, वो था जम्मू और कश्मीर। लेकिन अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर का भी ये सिस्टम खत्म हो जा रहा है। तो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सकती है कि वो विधि संविधान के अनुरूप बनाई गई है या नहीं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 के देखने को मिलता है। यह व्यवस्था किस संविधान से ली गई? आपको बताएं न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भी इसका वर्णन मिलता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के जैसे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है, या तो फिर पूछेंगे न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ की विशेषता है, केवल भारत की, केवल अमेरिका की, या अमेरिका और भारत दोनों की है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में आपको बताते चलें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। ठीक है, और ये अमेरिका से ली गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास, यानी ऐसी शक्तियां जो केंद्र और राज्य सरकार में दोनों के पास नहीं रहती हैं और बची रह जाती हैं, तो उस स्थिति में वो शक्ति केंद्र के ही पास जाएगी और राज्य सरकार उन पर अपना अधिकार नहीं डाल सकती है। ठीक है, तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं कि वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा वो प्रेरित है भैया कनाडा से, है ना। और कनाडा से ही एक और चीज़ है, भारत में संघात्मक जो विशेषता है वो भी कनाडा से ही प्रेरित है। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी से लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा में जो मनोनयन है, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति संसद में कुल 14 लोगों को मनोनीत करता है। 12 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और 2 सदस्य होते हैं लोकसभा के। राज्यसभा का जो मनोनयन है निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र एक शब्द है। इस व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन संभालते हैं, संचालन करेंगे, जिनमें से कुछ भी वंशानुगत नहीं होता। ध्यान रखिए गणतंत्र की विशेषता है वंशानुगत नहीं है। यह व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित रही? यानी गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था रही है वो भारत में कहाँ से ली गई है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से ली गई है। ठीक है ना, फ्रांस के अंतर्गत में अभी आगे लगे हम बात करेंगे। समानता, बंधुत्व का जो नारा था वो भी फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया था। गणतंत्र में 2 चीज़ें सबसे विशेष ध्यान रखिएगा, एक तो शासन वंशानुगत नहीं हो रहा है। ठीक है ना, दूसरी बात यह है कि राज्य के प्रमुख का चुनाव होगा। सही उत्तर क्या होगा? ठीक।
ठीक, एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, जापान से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद, अनुच्छेद का जो प्रावधान है ये भी जापान से ही लिया गया था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है समवर्ती और संयुक्त जो अधिवेशन है वो निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि दो के दोनों यानी समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था भारत के अंतर्गत में रखी गई भैया वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है ना। एक और बात आपको बता दें, अपने आगे चलकर आप समझेंगे, एक शब्द है भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे कभी बात ये कह दें कि आप ये बताइए कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है, वो यहीं से ली गई है यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक जिसे तिलक जी के निर्देशन में तैयार किया गया था, यह विधेयक कब तैयार किया गया था। तो स्वराज विधेयक जो था वो उसके लिए जो डेट थी भैया 1895, तिलक जी के निर्देशन में। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंच रहा है, तो आपको बता दें कैबिनेट मिशन जो आया था ये 1946 में आया था, यानी कि 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्य थे, 3 सदस्यीय थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया है। 3 सदस्य थे, एक का नाम था स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था पैथेक लॉरेंस और तीसरे का नाम था ए.वी. अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का चुनाव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है कैबिनेट मिशन जो योजना रही है, इस योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है, और 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 208। फिलहाल आपको बता दें संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन अगर आपसे पूछें कि भारत में आज़ादी के पश्चात यानी आज़ाद जब भारत हो गया है तब सदस्यों की संख्या कितनी हो रही है, तो बताइएगा 299 बचे। ठीक, 389 सदस्यों का आंकड़ा जो था भैया वो कुछ ऐसे था, 292 + 4। ठीक है, देसी रियासतों को आप छोड़ दीजिए। 292 जो थे ये उस समय पर ब्रिटिश प्रांत थे और 4 जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्र थे, है ना, दिल्ली, मीरवाड़ा, राजस्थान, कुर्ग, यही सब थे। तो 4 जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 92 और 4 मिलाकर के 296 जगह के लिए चुनाव हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाने के अधिकारों में क्या सम्मिलित नहीं है। फिलहाल आप जान लीजिए संविधान की प्रक्रिया और रही है कि भारत में आपातकाल की बात कर रहे हैं तो भारत में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 आपको दिया है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 जो है वो होता है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 जो आज तक कभी नहीं लगा है वो है वित्तीय आपात, और ईश्वर करें कभी लगे भी ना, है ना। वित्तीय आपात की जो व्यवस्था रखी है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दी गई है। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाने के आधारों में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, क्या सम्मिलित नहीं था, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सशस्त्र विद्रोह सम्मिलित था, युद्ध भी सम्मिलित था, बाह्य आक्रमण सम्मिलित था, लेकिन आंतरिक अशांति जो शब्द था सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ऐसे प्रथम राष्ट्रपति बताइए जिनका उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया है। ठीक है, तो वो थे भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, है ना, सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सबसे पहली मौत हो गई। उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार लगातार अपने कार्यकाल पूरा कर लिए हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय में सर्वाधिक अध्यादेश जारी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर अध्यादेश की बात आ रही है तो अध्यादेश सबसे ज़्यादा जारी होंगे डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय। आगे बात कर रहे हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव होता है, ठीक है ना, वो किस आधार पर लगाया जाता है। कदाचार के आधार पर, संविधान के उल्लंघन पर, असक्षमता या उपरोक्त में से सभी। आपको बताते चलें, पहले आप इसको समझ लीजिए। एक होता महाभियोग और दूसरा एक शब्द होता अभियोग, है ना। आपको बता रहे हैं कि अभियोग जो होता है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो मुकदमा है
वो न्यायालय में यानी कोर्ट में के अंतर्गत में चलता है तो वो अभियोग कहलाता है। लेकिन अगर वो जो मुकदमा है भैया वो संसद में लगना शुरू होगा तो वो कहलाएगा महाभियोग। और किसी भी व्यक्ति पर महाभियोग का मतलब ये है कि उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले उसको हटा देंगे। लेकिन उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है संविधान का उल्लंघन। ठीक है, संविधान के उल्लंघन पे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव लग सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लग सकता है। इसकी पहल संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका पहला उत्तर हमने आपको बता ही दिया था कि अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन एक राज्य में लगता है और जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा तो राज्य का जो बजट होता है वो संसद बनाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्य का जो बजट होगा संसद बनाएगी और राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल वो मुखिया बन जाता है। सबसे पहली बार अगर कहीं पे लगा तो वो पंजाब में लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा जो भाग होता है संविधान की आत्मा कहलाता है? यहाँ पे दो बातें स्पष्ट हैं। पहला ध्यान रखिएगा, अगर कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है तो आत्मा कहलाता है प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन अगर चर्चा ये होती है कि अनुच्छेद चूँकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 का मतलब ये है, अगर आपसे कभी बात कर ली जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है, तो आप उत्तर दीजिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण भाग इन्होंने माना था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत में किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ था? ठीक है ना, कौन सा शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं होगा? धर्मनिरपेक्षता का भी वर्णन मिलेगा, लोकतांत्रिक का भी, उदारवादी, केवल जो सार्वभौमिकता शब्द है इस शब्द का उल्लेख आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था भैया 1976 में। और 1976 में उस समय पर इंदिरा जी की सरकार थी, उसमें पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान या लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, है ना। वो शब्द कौन कौन से थे? एक तो अखंडता जोड़ा गया था और 2 इसमें दिए गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची यानी कि राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है ना, राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो है इनमें से कौन सी अनुसूची देगी, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जानकारी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो वर्णन मिलेगा वो आपको सबसे पहली ही अनुसूची में मिल जाएगा, है ना। सबसे जो पहली अनुसूची है इसी अनुसूची के अंतर्गत में सबसे पहली अनुसूची है, इसी में संघ एवं राज्य क्षेत्र का आपको वर्णन पूरी तरह से मिलेगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न ये है इसमें से, इसको ध्यान में रखिएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। राज्यसभा की जो सीटें हैं इन सीटों का जो आवंटन हो रहा है, ठीक है ना, ये आवंटन संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसी चौथी अनुसूची में था भैया। ठीक है ना, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है ठीक ठाक ढंग से प्रश्न बन जाते हैं। चौथी अनुसूची पे तो काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि किस अनुसूची के अंतर्गत में कौन सी व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। ठीक है ना, तो दूसरी और तीसरी जो अनुसूची है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि एक में वेतन का वर्णन है और एक में शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है, प्रस्तावना में जो वर्णित है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो आदर्श है वो किस क्रांति से ली गई है? इसका उत्तर हमने आपको पहले ही बता दिया था, वो था ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कुल कितनी बार हुआ है? संविधान की प्रस्तावना को जैसे ही आप गौर रखेंगे उसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, एक बार भारत, 2 बार भारत। जैसे ही प्रस्तावना की और शुरुआती लाइनें पढ़ेंगे आपको यही 2 शब्द मिलेगा, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। यानी कि 2 बार पूरे भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 2 बार। आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यानी कि आपको इनमें से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा। पहला है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, रख सकता है। ठीक है, दूसरा लिखा है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्यसभा को लौटा सकता है, बिल्कुल नहीं लौटा सकता है। ये कर सकता है, ये कर सकता है। धन विधेयक को न राज्यपाल और ना ही राष्ट्रपति दोनों पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि धन विधेयक पर पहली स्वीकृति मिलती है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो जिस पर पहले ही स्वीकृति मिल गई है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता है। आगे बात कर रहे हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। ये कथन किसका? ये कथन है उत्तर प्रदेश की पहला जो राज्यपाल है महिला, सरोजिनी नायडू की, है ना। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की सहयोगी के रूप में रही हैं सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली जो महिला राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू ही रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रह चुके हैं? ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं, पहले उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी भी थे, राधा कृष्णन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति को अपने ध्यान से देखा होगा कि जब आप एक चर्चा मिलेगा कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है ना। संवैधानिक रूप से अगर भारत का प्रधान कोई है तो राष्ट्रपति है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद, भारत के अंतर्गत में मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है ना। बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यही कारण है कि कार्यपालिका की मतलब जो सारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ना निहित होकर प्रधानमंत्री में निहित हो जाती है। ठीक है ना, तो जो वास्तविक संवैधानिक जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति ही होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत में बना दिया गया था? ठीक है ना, तो बंगाल की गवर्नर जनरल को आपको बताते हुए चले हैं 1833 का आया, और 1833 में थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्हीं के समय में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया है, और अंग्रेजी को शिक्षा का आधार बनाया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 के समय में। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ठीक है, तो इसमें से 2 चीज़ें आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बेरूवाड़ी वाद। बेरूवाड़ी वाद आया 1960 में। 1960 के इस बेरूवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए संसद जो है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम आया 1973 का एक वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का मुकदमा 1973 में। भारत में सबसे बड़ा वाद यही रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद इनमें संशोधन कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हो रहा है तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न बना है, भारत एक गणराज्य, इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका उत्तर हमने आपको पहले बता दिया था कि भारत एक गणराज्य का मतलब ये है कि राष्ट्र के जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होगा, और दूसरा है कि वंशानुगत शासन नहीं होगा, है ना। यानी कि इसका स्पष्ट क्या होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी सूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? इसका उत्तर हमने आपको पहले बता दिया है कि चौथी अनुसूची है ना, और चौथी अनुसूची के अंतर्गत में इसका वर्णन किया गया है। 5वीं में आपको बताते चल रहे हैं, एससी और एसटी का जो क्षेत्र हैं इनके नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इनके नियंत्रण का और प्रशासन का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में भी SC ST का ही वर्णन हुआ है, लेकिन 4 विशेष राज्यों में हो रहा है। एक राज्य है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में
SC और ST एक्ट का प्रावधान जो है, ठीक है ना, उनके नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6वीं अनुसूची में। मुझे स्पष्ट है, बातें क्लियर हो जानी चाहिए। 4थी में वर्णन किया गया था। 5वीं में हमने बताया इसमें कि SC और ST क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ही वर्णन किया गया है SC ST का। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है ना, तीनों प्रकार के जो न्याय है इसका उल्लेख कहाँ है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है संविधान के नीति निदेशक तत्वों में उल्लेख है भैया, और साथ साथ प्रस्तावना में भी उल्लेख है। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, इसका उल्लेख है, प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, साथ साथ नीति निदेशक तत्वों में। अगला है भारतीय संविधान के, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किसी एक को सम्मिलित नहीं करता है। नॉर्मली जो लोग समझते हैं कि हिंदू का मतलब क्या होता है, संविधान में हिंदू की परिभाषा जैन हिंदू है, सिख हिंदू और बौद्ध है, यानी 3 के तीनों हिंदू की परिभाषा में आते हैं, लेकिन पारसी जो है ये हिंदू की परिभाषा के अंतर्गत में नहीं आता है। आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 300A लिखा गया है। अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का जो अधिकार है इसे क्या माना गया है? ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है कि विधि का अधिकार। आपको बताते चलें कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, तब 7 मूल अधिकार होते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधन हुआ है, और इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, और अब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत में इसे एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? आय की असमानता को दूर करना, ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं लिखा गया है। शहरों और गाँवों को साफ रखना, ये भी नहीं दिया गया है। अनिवार्य सैन्य सेवा भी नहीं दी गई है, लेकिन ऑप्शन नंबर D दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? ठीक है ना, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान, ये पूरी तरह सही है, लेकिन भारत का संविधान केवल लचीला है ना कि कठोर, या गलत है? आंशिक लचीला है, आंशिक कठोर है। और भारतीय संविधान में अमेरिका के संसदीय तंत्र बिल्कुल नहीं है, भारत में ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया गया था, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे, केवल पहला वाला है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं वाले 2 और 3, 2 के दोनों सही नहीं है, केवल पहला सही है। आगे बढ़ रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों के साथी क्षेत्रों की सिफारिश की थी? आपको जानकारी होगी, हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन के बारे में मेन उत्तर ना बताते हुए बाकी सब हम आपको बता दे रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में, और 1956 में, ठीक है ना, इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली, है ना, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, अध्यक्ष फजल अली थे। इसने केंद्र ने सिफारिश की है। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं काट दे रहा हूँ पहले से ही, आपके बचे हुए 3 ऑप्शन। इन्हीं 3 ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की सिफारिश की थी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, है ना। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री इनमें से कौन होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर D, राजीव गांधी। इंदिरा जी सबसे पहली महिला थी, है ना। सबसे महिला जो थी राष्ट्रपति थी वो कौन थी? महिला प्रधानमंत्री वो इंदिरा जी होंगी। और सबसे युवा की बात करें तो राजीव गांधी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर प्रावधान, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से, ये भी सही है ना। 8वीं अनुसूची भाषाओं से, ये भी सही, लेकिन 5वीं अनुसूची में संघीय संरचना नहीं दी है ना। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। बल्कि SC और ST जो है क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? ध्यान रखिएगा, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया, यानी अनुच्छेद 13 से हटा दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर 14 भी है, 15 भी है और 16 भी है ना, यानी कि 2, 3, 4, है ना, केवल 2, 3, 4 में उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर C में। आगे बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जो दर्जा है वो 8 पार्टियों को मिल चुका है ना। 8 पार्टियों के अंतर्गत में जिसमें से दिया गया है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी मिला हुआ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिला है, बहुजन समाज पार्टी को मिला है, और ये भी मिला हुआ है। साथ में अभी नेशनल पीपल्स कांग्रेस मेघालय की पार्टी है उसको भी मिला हुआ है, BJP है, कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शरद पवार की, इन चारों को भी, यानी कुल मिलाकर के 8 पार्टियों को अब तक मिल चुका है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस निकाय को
निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं। पहले जान लीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एक असंवैधानिक, इसमें बात करते हैं संविधानात्मक यानी कि असंवैधानिक इकाई है। संविधान में इनका भी उल्लेख नहीं, इनका भी उल्लेख नहीं और इनका भी उल्लेख नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बताता है 1 और 2 और 3 को तीनों का उल्लेख नहीं है। तो आज की संविधान की क्लास में हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। आगामी क्लास में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हम वार्ता करेंगे। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगामी क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। हमारी क्लास कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।